हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज एम्पियर्स लॉ। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत सी बार इसका स्टेटमेंट पूछा जाता है 1 मार्क के लिए, या कभी कभी डायरेक्टली ये 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेनेशन के साथ में पूछा जाता है, दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर सर्किटल लॉ। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है इसके रिलेटेड, वो स्टडी करेंगे, और लास्ट में सोलेनॉइड और टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला होता है उसे हम डिराइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके स्टेटमेंट के साथ में, और उससे भी पहले इसकी लिंक हम लगाएंगे गॉस लॉ के साथ में। अब इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने गॉस लॉ स्टडी किया था, उसका स्टेटमेंट दिखाने के लिए हम इस तरह से इंटीग्रेशन लेते हैं, दैट इज ई बार डॉट डी एस बार, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इस तरह से उसका फॉर्मूला लेते हैं हम, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसके अंदर अगर किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, वो किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्फेरिकल शेल है, इस तरह से कोई स्फेरिकल शेल है और इसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो इन चार्जेस की वजह से इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितने रीजन के ऊपर कितने डिस्टेंस के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसका फॉर्मूला अगर डिराइव करना होगा तो हम गॉस लॉ का यूज करते हैं। अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर किसी रीजन के अंदर डिफरेंट टाइप के करंट्स आ रहे हैं, मतलब एक करंट के लिए किसी एक वायर के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के सराउंडिंग में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ, और उसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं, B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हम एम्पियर्स लॉ का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक वायर के लिए। अगर उस रीजन के अंदर डिफरेंट टाइप के वायर्स हैं, फॉर एग्जांपल वहां पर एक की जगह ऐसे 4 वायर्स हैं, 4 वायर्स हैं, और इन वायर्स के अंदर डिफरेंट टाइप का करंट है और उनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट है, तो इनके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है वो कितनी होंगी, उसके लिए हम एम्पियर्स लॉ का यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसे स्टेट करने के लिए, इसका स्टेटमेंट देखने के लिए सिंपल एक मैथमेटिकल इक्वेशन लेंगे। जिस तरह से इसमें ये इक्वेशन होती है उसी तरह से यहाँ पर भी एक इक्वेशन होती है, मैथमेटिकल फॉर्म होगा उसका, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार, बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल्स टू म्यू 0 I। ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है, और इसे भी हम वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? यहां पर देखो, ये इंटीग्रेशन है, द क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी बार, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी बार अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू absolute permeability of free space mu 0 times the total current flowing around that path। ठीक है? अब देखो, ये उसका स्टेटमेंट है, बुक के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, बस मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ आप कैसे कैसे। देखो, सबसे पहले इसके अंदर एक इंटीग्रेशन आया है, दिस इज लाइन इंटीग्रल और क्लोज इंटीग्रेशन, इसे लाइन इंटीग्रल बोला जाता है, लाइन इंटीग्रल। मतलब इसके अंदर इंटीग्रेशन लेते वक्त, इंटीग्रेशन हमें क्यों लेना होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से कोई ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर, इस लाइन के अंदर कितना एरिया आया है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पर उसी का एरिया दिखा सकता है। बट अगर इसे मैं इस तरह से कोई टर्न दे देता हूँ, अब इसके अंदर कौन सा एरिया आ रहा है उसे फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर इसे डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे। इस तरह से रेक्टेंगल्स के अंदर डिवाइड करेंगे, और इन रेक्टेंगल का, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे, और सभी के एडिशन करने के बाद में हमें इस टोटल रीजन का एरिया मिल जाएगा। क्लियर? इसीलिए हम इंटीग्रेशन लेते हैं। अब क्लोज इंटीग्रल का मीनिंग क्या? जहां से इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन की प्रोसेस हमने शुरू की है फिर से वहीं पर आकर वो खत्म होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर ये क्लोज इंटीग्रल नहीं, यहाँ से शुरू हो गए यहाँ पर खत्म, बट यहाँ से अगर शुरू है और फिर से इंटीग्रेट करके हमने उसे यहाँ पर लाया है तो ये हो गया क्लोज इंटीग्रल। तो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल लेना है एक क्लोज पाथ के लिए, और उसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर दैट इज इक्वल्स टू म्यू जीरो। म्यू जीरो मतलब क्या होता है, दिस इज परमिएबिलिटी। ये क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। परमिएबिलिटी मतलब क्या, जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम स्टडी करते हैं चार्जेस के रिलेटेड, वहां पर एप्सिलॉन आता है दैट इज परमिटिविटी, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करते हैं तो वहां पर म्यू जीरो आता है, म्यू जीरो दैट इज परमिएबिलिटी। वो एक टाइप की परमिशन है। अगर मैग्नेट को हम एयर मीडियम के अंदर रखेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड, और उसे अगर निकालकर किसी ऑयल मीडियम के अंदर, तेल के अंदर रख देंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में फर्क होगा। मैग्नेट वही है बट वो मीडियम के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी वो चेंज हो जाती है। तो प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए एक टाइप की जो परमिशन है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से निकलकर यूएस के अंदर जाना है तो वहाँ पर जाने के लिए वीज़ा लगता है, कंट्री की परमिशन लगती है। उसी तरह से मैग्नेट को एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए भी एक टाइप की परमिशन है, वो होती है म्यू जीरो। ठीक है, म्यू जीरो टाइम्स आई मतलब क्या, टोटल करंट। यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो था, यहाँ म्यू जीरो आ गया, यहाँ पर ई बार डी एस था, यहाँ पर बी बार डी एल आ गया। ओके, तो यहाँ पर चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, चार्ज की जगह करंट आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला ले लो, उसके अंदर जो म्यू जीरो होता है, म्यू जीरो न्यूमरेटर के अंदर आता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एप्सिलॉन जीरो डिनोमिनेटर के अंदर। चाहे वो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला ले लो या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी का भी फॉर्मूला ले लो, जो एप्सिलॉन जीरो होगा वो डिवाइड के अंदर आएगा ऑलवेज। ठीक है, इस तरह से दोनों भी यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन में ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उसका स्टेटमेंट, दैट इज द closed integral of magnetic field of induction around a closed path is equal to epsilon zero, that sorry, permeability of free space times the total current flowing through that particular area or particular closed path। okay, इसके बाद में अब यहाँ पर इसे एक्सप्लेन करने के लिए जो हमने डिफरेंट टाइप से करंट दिखाई थे यहाँ पर, अब ये जो करंट होंगे वो करंट की डायरेक्शन कभी कभी ऊपर की तरफ है, कहीं पर नीचे की तरफ है, तो उसकी टोटल करंट कैसा लेना है, उसके बाद में उसकी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी रीजन में होंगी, उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम सिंपल यहाँ पर जो करंट्स है उन्हें दिखाने के लिए इस तरह के सिंबल्स यूज करेंगे। ये हो गया हमारा I1। I1 मतलब कैसा, कोई वायर है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट बोर्ड से निकलकर बाहर की तरफ आ रहा है, बोर्ड से निकलकर बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये हो गई उसकी डायरेक्शन। सिमिलरली हम यहाँ पर I2 दिखा देंगे, वो भी बाहर की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर I3 दिखा देंगे, ये अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर I4 भी दिखा देंगे, वो भी बाहर की तरफ आ रहा है। इस तरह से हम कोई भी करंट ले सकते हैं, कोई वायर का बंडल हमने कंसिडर कर लिया है इस तरह से। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले हम एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। मतलब क्या, एक पर्टिकुलर एरिया लेंगे, बस इतना ही एरिया या रीजन लेना है, बाकी का हमें छोड़ देना है। ठीक है, तो इन तीन करंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, इस तरह से एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर ली। क्या ड्रॉ की यहाँ पर, एम्पेरियन लूप। जैसे यहाँ पर चार्जेस के सराउंडिंग में गॉसियन सरफेस होता है, वैसे यहाँ पर एक एम्पेरियन लूप होंगे। बस इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसके डायरेक्शन भी होंगी, इसकी डायरेक्शन भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे देते हैं। अब डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, कोई भी ले सकते हैं हम। बस उसके अंदर क्या होगा, अगर करेक्ट डायरेक्शन हमने कंसीडर कर ली तो ये आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, और अगर इनकरेक्ट भी हो गई तो बस नेगेटिव आ जाएगा, बाकी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पर एम्पीरियन लूप होने के बाद में
इसके अंदर 3 करंट आ रहे हैं, इस लूप के अंदर जो हमने कंसीडर किए 3 करंट आ रहे हैं, चौथा जो करंट है वो हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये जो लाइन इंटीग्रल है बी बार डॉट डी एल बार, तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डॉट प्रोडक्ट अगर होगा तो वहां पर हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज बी डी एल कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होंगी, बी बार और डी एल बार। अब लाइन इंटीग्रल, इसके अंदर जो डायरेक्शन हमने कंसीडर की लाइन इंटीग्रल की वो इस तरह से, और अगर कोई करंट कैरिंग वायर बाहर की तरफ करंट उसका फ्लो करना है तो उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो इस तरह से राइट हैंड थंब रूल अगर देखेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग है। सो यहाँ पर डीएल बार और मैग्नेटिक फील्ड बी बार दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम होंगी तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। सो दिस विल बिकम क्लोज इंटीग्रल ऑफ b इंटू डी एल कॉस 0 इज 1। क्लियर। उसके बाद में इक्वल्स टू म्यू 0। अब i 1 2 3 कैसे लेंगे, पॉजिटिव निगेटिव हमें वहां पर कंसीडर करना होगा क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम नहीं है। उसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड कर्ल पाम रूल। ठीक है, जो कर्ल पाम रूल है राइट हैंड होगा, राइट हैंड का जो पाम है उसे हम कर्ल कर लेंगे इस तरह से, और जो थंब होगा थंब को स्ट्रेच कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम राइट हैंड के पाम को एम्पिरियन लूप के डायरेक्शन में इस तरह से कर्ल कर लेते हैं तो जो थंब के डायरेक्शन में करंट होंगे डायरेक्शन उनकी डायरेक्शन जो थंब के डायरेक्शन के अंदर करंट्स होंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और जो उसके अपोजिट में होंगे उसे हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, अब देखो फिर से I1 करंट बाहर की तरफ है, I2 बाहर की तरफ है और I3 अंदर की तरफ है। सो यहाँ पर इस तरह से राइट हैंड कर्ल पाम कर लेंगे हम और उसे एम्पिरियन लूप के डायरेक्शन में इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रख देंगे। तो ये थंब किधर जा रहे हैं, इस बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ उसकी डायरेक्शन है। तो उसके अंदर उसके अलोंग कौन कौन सी डायरेक्शन है, I1 और I2 उसके अलोंग है आउटसाइड द बोर्ड, और जो I3 है वो इनसाइड द बोर्ड है, और ये थंब कैसा है आउटसाइड द बोर्ड। सो ये दो पॉजिटिव हो जाएंगे और ये निगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पर हम म्यू 0 I1 और I2 पॉजिटिव दिखाएंगे और जो I3 होगा दैट विल बी निगेटिव। और इसके अंदर ये जो I4 है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो एम्पिरियन लूप के बाहर है। ओके, सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एम्पियर्स लॉ। होप आप लोगों को ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट से अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। जो हमने फॉर्मूला अब देखा था, मैंने यहाँ पर जो लिखा था उसे हम डिराइव भी कर सकते हैं और उसका यूज करके हम एम्पियर्स लॉ प्रूव भी कर सकते हैं। दोनों भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट 1 मिनट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, सिंपल इस तरह से मैं लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है वो। अब देखो इसका फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं। क्या फॉर्मूला है वो, B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। अगर किसी करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वहां पर। अब देखो इसके अंदर ये जो पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर के लिए, उसका फॉर्मूला वो जो है वो हम डिराइव भी कर सकते हैं और उसके ऊपर से एम्पियर्स लॉ प्रूव भी कर सकते हैं। अब जो बुक के अंदर दिया हुआ है उसके अंदर ये एम्पियर्स लॉ को यहाँ पर प्रूव किया गया है। कैसे, वो सबसे पहले हम देखेंगे, दूसरा पार्ट हम आगे देखेंगे। अब देखो इस तरह से कोई करंट कैरिंग वायर है, कंसीडर करो इस तरह से करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होंगी। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है
ये सेंटर के ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में है। ओके, सराउंडिंग में कोई सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, तो इसे हम एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लेंगे। यहां पर क्या कंसीडर करेंगे, इसे एम्पीरियन लूप। तो इस एम्पीरियन लूप के ऊपर ये जो सेंटर है, मतलब वो उसका जो एक्सिस होगा, वहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो उसकी रेडियस हो गई सरकमफेरेंस तक। अब इसे डायरेक्शन की जरूरत है, तो करंट अगर ऊपर की तरफ होगा तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी इस तरह से ऊपर की तरफ जो होगा, तो उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज होंगी। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एम्पीरियन लूप होगी। क्लियर। उसके बाद में हम यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है, यहां पर एक छोटा सा रीजन कंसीडर करेंगे। दिस विल बी डीएल बार, लिंक एलिमेंट। ओके, और ये डीएल बार होगा तो यहां सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होने वाला है दैट विल बी डी थीटा। ये एंगल कौन सा होगा, डी थीटा। समझ लो आप, जो सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन हमने कंसीडर किया जिसकी लेंथ डीएल है, तो उसकी वजह से जो यहां पर एंगल बनेगा छोटा सा, वो हम डी थीटा कंसीडर करेंगे। तो यहां पर हम एम्पियर्स लॉ का यूज कर रहे हैं। एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डीएल बार। तो बी बार और डीएल बार डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा। ओके, तो यहां पर कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है, डीएल बार भी इस डायरेक्शन में, दोनों की दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। सो दिस विल बिकम क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डीएल कॉस 0 इज 1। ओके, हो गया यहां पर। उसके बाद में यहां हम सिंपल जो प्लेन एंगल का फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। प्लेन एंगल डी थीटा। प्लेन एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। इस आर्क की लेंथ कितनी है, डीएल है, और रेडियस कितनी है इसकी, आर है। सो डीएल की जगह हम क्या ले सकते हैं, आर इंटू डी थीटा। सो यहां पर हम क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डीएल की जगह आर डी थीटा लेंगे। ओके, सो उसके बाद में यहाँ पर हम अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो b की वैल्यू कितनी है वहाँ पर, म्यू 0 i अपॉन 2 पाई आर इज इंटू यहाँ पर r और डी थीटा एज इट इज। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इसके अंदर ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में जो कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें साइड में ले लेंगे। कांस्टेंट टर्म्स है म्यू 0 i और डिवाइड बाय 2 पाई, और इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर डी थीटा रह जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल है, मतलब जहां से शुरू किया है वहां पर आना है। सो यहां से शुरू करके यहां पर आ जाएंगे, तो ये जो एंगल है वो 0 से चेंज होकर 2 पाई तक, दैट इज 360 डिग्री तक आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, म्यू 0 i अपॉन 2 पाई एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज थीटा, और उसके लिमिट्स अगर पुट करेंगे तो अपर लिमिट 2 पाई है, 2 पाई माइनस 0 इज 2 पाई। सो इनटू 2 पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पर मिल जाएगा हमें म्यू 0 i। यहाँ क्या था, बी डी एल कॉस थीटा, वो कहाँ से आया था, बी बार डॉट डी एल बार से। सो दिस क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू 0 i। इस तरह से हम एम्पियर्स लॉ यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब वो फॉर्मूला हम डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे डिराइव करना है, वो सेकंड मेथड है। देखो, उसके लिए जो सिंपल एम्पियर्स लॉ है वो हम लेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एल बार है, बी डी एल कॉस थीटा कर लिए, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो उसके बाद में क्या होगा, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 i। ओके, ये उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है, उसे साइड में ले लेंगे। क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल रह जाएगा इज इक्वल टू म्यू 0 i। ओके, अब देखो सर्कल के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन था वो डीएल हो गया, तो टोटल लेंथ अगर कंसीडर करेंगे तो वो कितनी होगी, 2 पाई आर। कितनी होती है वो, 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सो ये b इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू 0 i। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू 0 i अपॉन 2 पाई आर। हो गया डेरिवेशन। ओके, वही फॉर्मूला हमें मिल गया। तो एम्पियर्स लॉ का यूज करके हम किसी भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब ये जो फॉर्मूला हमने इससे पहले बाय यूजिंग बायोट सावर्ट्स लॉ डिराइव किया था, उसकी प्रोसीजर बहुत लेंथी थी, और यहाँ पर एकदम सिंपल स्टेप्स के अंदर देखो क्या 1 2 3 हार्डली 3 स्टेप्स के अंदर इसका आंसर मिल जाता है हमें। इतना सिंपल होता है एम्पियर्स लॉ का यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल एम्पियर्स लॉ। इसके बाद में हमें सोलेनॉइड और टोरॉइड का पार्ट देखना है। सबसे पहले स्क्रीन पॉज करके लिख लो ये, ओके डन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हमारे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड, सोलेनॉइड, फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड का देखेंगे हम। अब देखो सोलेनॉइड जो है वो एग्जैक्टली क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर है उसका। अगर कोई हम इंसुलेटेड सिलेंडर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पाइप ही ले लो, कोई पाइप है और उस पाइप के ऊपर फॉर एग्जांपल कोई कॉपर वायर है जो इंसुलेटेड है, जो नॉर्मल हमारे घरों में होती है, वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं वहाँ पर। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कॉपर की वायर, अगर हम घर में आने वाली वायर्स देखेंगे तो उसके अंदर, वायर के अंदर भी छोटे छोटे ऐसे उसके अंदर सेक्शंस होते हैं, तो उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। बट ये जो होंगी कॉपर की सिंगल तार होगी इस तरह से, और वो इंसुलेटेड होंगी, और वो उस पाइप के ऊपर, इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर इस तरह से वाउंड की जाती है, उसे लपेटा जाता है, तो उसकी वजह से एक स्पाइरल शेप मिल जाएगा, वो होता है सोलेनॉइड, ठीक है। जो सोलेनॉइड होगा वो एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जैसा कोई बार मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, तो उसकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद में उसकी मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो अब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से कोई इंसुलेटेड सिलेंडर होगा, उस सिलेंडर के ऊपर इस तरह से वायर की वाइंडिंग की जाती है, इस तरह से वायर की वाइंडिंग की जाएंगी, और जो 2 एंड्स होंगे, एक ही वायर है ना, तो एक वायर के अंदर इस तरह से एक वायर के अंदर करंट एंटर करेगा, ठीक है, और दूसरे वायर से वो करंट लीव करेगा। उसके लिए यहाँ पर कोई भी सेटअप हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई बैटरी वगैरह हो जाएंगी, तो उसकी वजह से करंट यहाँ पर फ्लो करेगा। जहाँ पर भी करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होती है। मतलब कैसा, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, क्रॉस सेक्शन मतलब कैसा, जो पाइप था इस तरह से, जो पाइप होगा उस पाइप को मैं बीच में से काटूंगा इस तरह से, ऐसा वर्टिकल नहीं, ऐसा हॉरिजॉन्टल काटूंगा, तो वहां पर क्या मिलेगा, जो कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो वायर कैसी वाइंड होंगी इस तरह से, यहां से शुरू होकर ऊपर की तरफ अगर जा रहा होगा तो करंट इधर जा रहे हैं, और फिर से घूमकर इस तरफ से करंट मतलब ऊपर देखा जाएगा तो आउटसाइड, और इधर देखा जाएगा तो इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, इस तरह से होगा। तो ऊपर की तरफ, यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर ऊपर की तरफ आउटसाइड द बोर्ड है, आउटसाइड द बोर्ड के लिए इस तरह से हम सिंबल लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इनसाइड द बोर्ड है, इस तरह से इनसाइड द बोर्ड। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर अगर कोई करंट कैरिंग वायर आउटसाइड द बोर्ड है तो उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो कैसे होंगी, इस तरह से घूम रही होंगी इसके सराउंडिंग में। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इसके आउटर सेक्शन के अंदर घूम रही होंगी, इसके लिए भी सेम वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से उसके सराउंडिंग में होंगे। तो ये जितने भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और ये सभी मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला एक मैग्नेट बन जाएगा। मतलब ये जो सोलेनॉइड है, दिस इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में क्या होता है, 2 पोल्स इस तरह से नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ की तरफ जा रहा है, फिर से नॉर्थ की तरफ आ रहा है, इस तरह से ये जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट का जो बिहेवियर होगा सेम बिहेवियर यहाँ पर सोलेनॉइड का मिल जाएगा, ठीक है।
So a current carrying solenoid is similar to a bar magnet. बार मैग्नेट के सिमिलर है, उसके अंदर इसके अंदर जैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी तरह से इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होंगी। क्लियर? इस तरह से ये सोलेनॉइड का सिंपल वर्किंग है। अब हम इसके डेरिवेशन के पार्ट की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए हम नॉर्मल सोलेनॉइड कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक आइडियल सोलेनॉइड कंसीडर करेंगे। कौन सा है? आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड। अब आइडियल सोलेनॉइड की केस क्या है कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड बस अंदर की तरफ होंगी और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होंगी। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज नियरली जीरो। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? जीरो होगी, बस उसके अंदर है, बाहर नहीं है। तो उसके लिए हम एक आइडियल सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन कंसीडर करेंगे। क्रॉस सेक्शन मतलब कैसा? इस तरह से, हाँ, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन, इस तरह से अगर कोई चौक है तो चौक को ऐसा बीच में से काटना है। ठीक है? तो वो जो हमें पार्ट दिखेगा उसके अंदर क्या होगा? कुछ पार्ट के अंदर करंट बाहर की तरफ आ रहा है। फॉर एग्जांपल ऊपर जो होगा वहां पर करंट बाहर की तरफ, जितनी भी वायर्स होंगे उन सभी का करंट बाहर की तरफ आ रहा है, और जो नीचे वाला पोर्शन होगा वहां पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है। उसे हम क्रॉस से दिखाएंगे। ठीक है? आ गया? तो उसकी वजह से इस सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होंगे। इस डायरेक्शन के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो यहां पर आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज नियरली जीरो, और इनसाइड में कैसी है? वो यूनिफॉर्म है। तो यहां पर हम एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे। एम्पियर्स लॉ का यूज करने के लिए हमें एक एम्पिरियन लूप लेनी है, जो यहां पर हम एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ले लेंगे। ठीक है? रेक्टेंगल शेप जो है उसकी डायरेक्शन भी हमें लेनी होती है। डायरेक्शन हम फिर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद में ये जो लूप हमने कंसीडर की है उसकी लेंथ हम एल कंसीडर करेंगे। एल कंसीडर करेंगे। लेंथ हमने कंसीडर की है, ब्रेड्थ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल होने वाला है। क्यों? वो हम आगे देखेंगे। अब देखो, यहां पर हमें सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे? एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे। सिंपल क्या को यूज करना है? एम्पियर्स लॉ। ओके, सो एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला क्या? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। ओके, तो ये जो सेक्शन है ये चार पार्ट के अंदर डिवाइड कर चुके हैं हम। चार पार्ट के अंदर कैसा होगा? ये ए, ये बी, सी, डी, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ऐसे चार पार्ट्स के अंदर वो एरिया डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ क्या करेंगे हम? ये जो क्लोज इंटीग्रल है ये चार पार्ट्स के लिए लेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर ए टू बी के लिए बी बार डॉट डी एल बार। उसके बाद में दूसरा कौन सा है? बी टू सी है, सो बी टू सी बी बार डॉट डी एल बार सेम एज इट इज। उसके बाद में प्लस तीसरा है सी टू डी, सी टू डी ले लिए बी बार डॉट डी एल बार, और लास्ट में प्लस कौन सा होगा? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एल बार फॉर डी टू ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? म्यू जीरो आई। ओके, इस तरह से एम्पियर्स लॉ को बस हमने चार पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। अब उसके अंदर मैं यहाँ पर एक स्टेप डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बाद में उसे एक्सप्लेन करूँ। बी एल प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। क्यों आया है वो देखो आप। यहाँ पर पहला पार्ट अगर हम देखेंगे तो पहले पार्ट के अंदर बी बार डॉट डी एल बार, तो इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पर बस ए टू बी चालू है। हाँ, ए टू बी, बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा, इस तरह से लिख लिए। अब ए टू बी के लिए यहाँ पर बी बार और डी एल बार लेंथ जो होंगी उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। चला गया वो। उसके बाद में B इंटू डी एल, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसे हम साइड में ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? डी एल।
यहाँ पर ए बी का छोटा सा पोर्शन होगा dl, ए बी की टोटल लेंथ होगी l, सो बी साइड में था, इंटीग्रेशन ऑफ dl करेंगे तो कितना आ जाएगा l, सो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किए हैं bl लिख लिया है। उसके बाद में हम दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं। दूसरा पोर्शन कौन सा है, B2C। B2C के लिए फिर से डॉट प्रोडक्ट है बी डी एल कॉस थीटा हो गया। अब कॉस थीटा BC सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। cos 90 हो गया, cos 90 कितना होगा 0, सो दिस विल बिकम 0। उसके बाद में नेक्स्ट पोर्शन CD अगर देखा जाए तो वो आउटसाइड द सोलेनॉइड है, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, सो 0 अगर पुट करेंगे तो पूरा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। उसके बाद में AD सेक्शन है, AD सेक्शन के लिए फिर से देखो जो B बार है वो और DL बार दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, cos 90 की वैल्यू 0, मतलब ये भी कितना हो गया 0, बाकी के 3 0 होंगे, बस ये रह जाएगा B इंटू एल। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर जो रह गया उसे हम साइड में ले लेंगे, BL इक्वल्स टू म्यू 0 I। अब यहाँ पर फिर से B और L सेम एज इट इज रह जाएगा, बस म्यू 0 इंटू I की जगह यहाँ पर हो जाएगा NI इंटू L, NIL। अब देखो NIL ये 3 टर्म्स हैं, उसके अंदर सबसे पहली टर्म है यहाँ पर N is the number of turns per unit length, ठीक है। अब ये जो पार्ट हमने कंसीडर किया है ये क्यों जरूरी है वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। N मतलब क्या लिया यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। I मतलब क्या, करंट इन वन लूप। देखो अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लूप्स हैं, लूप्स क्यों फॉर्म होने वाले हैं, क्योंकि जो वायर इस तरह से हम लपेट चुके हैं, तो उसकी वजह से जो करंट होगा वो करंट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक टर्न के लिए स्मॉल I इतना करंट होगा, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कितना होगा वो n इंटू I, कितना होगा वो n इंटू I। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट, ओके, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। तो इसके बाद में यहाँ पर एक टर्न की जगह अगर हम इसे इस तरह से लिखते हैं n इंटू एल, n इंटू एल मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स सॉरी n इंटू n मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इंटू एल है तो यहाँ पर फिर से क्या मिल जाएगा n अपॉन एल इंटू एल आ जाएगा। ओके, जस्ट 1 मिनट। सॉरी, अब फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखो n इंटू आई करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, मतलब यहाँ पर टोटल करंट कितना है वो मिल जाएगा। तो n की जगह क्या ले लिया हमने, n इंटू एल, फिर से n मिलने वाला है। कैसे, मैं यहाँ पर बताऊंगा आप लोगों को। n की जगह पर स्मॉल n लिया है हमने, स्मॉल n मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इंटू एल एज इट इज, और यहाँ का जो करंट है वो एज इट इज आगे चल रहा है, तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा n इंटू आई। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एन आई लेने की जगह पर एन एल आई ले रहे हैं, एन एल आई। तो ये अगर हम लेते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या मिल जाएगा, ये L और L कैंसिल हो गया, B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू 0 NI। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, ठीक है। इसके अंदर अब अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली कंसीडर करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से क्या होगा, देखो अब यहाँ पर जो सोलेनॉइड है वो कितना कॉम्पैक्ट हम ले रहे हैं। अगर हम 1 मीटर लेंथ के ऊपर 1 मीटर के ऊपर 50 टर्न्स ले रहे हैं, ये पहला सिनेरियो, और 5 मीटर की लेंथ के ऊपर 50 टर्न्स ले रहे हैं, 1 मीटर भी 50 टर्न्स है और 5 मीटर में भी 50 टर्न्स है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बहुत और एक दूसरे के साथ में डिफरेंट बिहेवियर दिखाएंगे, एक के अंदर स्ट्रांग होंगी दूसरे के अंदर वीक होंगी, क्योंकि वहाँ पर जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन होती है। सो यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, बस नंबर ऑफ टर्न्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ
मतलब वहाँ पर लेंथ कम होगी, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। और उसी जगह पर बस नंबर ऑफ टर्न्स हम कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कम है, लेंथ ज़्यादा है, तो वहाँ पर दोनों का रेशियो कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कम होंगे। सो यहाँ पर इसीलिए हम स्मॉल एन यूज़ करेंगे। ओके, क्लियर। सबसे पहले स्क्रीन पॉज करके लिख लो, उसके बाद हम दूसरा पार्ट देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड। सिंपल है वो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड। ओके, टोरॉइड क्या होता है? दिस इज सोलेनॉइड इन सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, अगर किसी पाइप के ऊपर वायर की वाइंडिंग कर दिए और उसे इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे, टर्न कर देंगे, तो एक सर्कल बन जाएगा, वो सर्कल होगा इस तरह से टोरॉइड। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल, किसी ट्यूब के ऊपर, रबर ट्यूब है जो बाइक्स के अंदर, साइकिल्स के अंदर होती है, उसके अंदर हवा भरी हुई है और उसके ऊपर अगर हम वायर की वाइंडिंग करते तो भी वो टोरॉइड होगा। सो टोरॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इस तरह से कोई सर्कुलर ट्यूब होगी या सर्कुलर सिलेंडर होगा, इस तरह से सर्कुलर सिलेंडर होगा और उस सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर वायर की वाइंडिंग करनी है, इस तरह से वायर की वाइंडिंग करेंगे हम, तो ये जो शेप मिलने वाला है, स्ट्रक्चर मिलने वाला है, दिस विल बी टोरॉइड। यहाँ से करंट एंटर करेगा, यहाँ से लीव करेगा, तो यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में होंगी, बस इसके अंदर होंगी, बाहर किसी भी तरह की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे। एम्पीरियन लूप अलोंग द एक्सिस होंगी। अलोंग द एक्सिस मतलब क्या? उसके सेंटर से जो लाइन जा रही है वो भी एक सर्कल होगा। दिस इज एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। तो ये जो एम्पीरियन लूप है उसकी रेडियस हम आर इतनी कंसीडर करेंगे, कैपिटल आर इतनी है। ठीक है, उसके बाद में सिंपल एम्पियर्स लॉ हमें यूज करना है। एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, फॉर्मूला क्या है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट है, सो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या लेंगे हम? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई, थोड़ी देर के लिए एज इट इज ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट कॉस थीटा और डीएल और कॉस थीटा दोनों की डायरेक्शन सेम होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है और जो एम्पीरियन लूप है वो भी हमने अंदर ही ड्रॉ की है, उसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों भी कैसी है? सेम है। सेम डायरेक्शन होगी या अपोजिट डायरेक्शन होंगी? अपोजिट डायरेक्शन के लिए निगेटिव हो जाएगा, बट सेम डायरेक्शन होंगी ऑब्वियसली वहाँ पर। सो वहाँ पर थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इक्वल्स टू म्यू जीरो आई। उसके बाद में बी को हम साइड में ले लेंगे, बी साइड में आ गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल्स टू म्यू जीरो, आई की जगह हम एन इंटू आई करेंगे। I is the total current, capital I is the total current, small I is the current in one loop, एक लूप की वजह से जो करंट होगा वो I, और n नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो यहाँ पर हम एज इट इज लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की जरूरत नहीं, वो आने वाला है। कैसा? देखो हम अगर हम यहाँ पर पूरा इस सर्कल की जो लेंथ है उन्हें ऐड करते हैं तो सरकमफरेंस मिल जाएगा। सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना होगा? म्यू जीरो एन इंटू आई। सो यहाँ पर b इक्वल्स टू कितना होगा? म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 पाई आर। फिर से देखो वही फॉर्मूला है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2 पाई आर मतलब लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फिर से वही फॉर्मूला है जो सोलेनॉइड का था। ठीक है, सिंपल सा पार्ट है। तो यहाँ पर एक बार स्क्रीन पॉज करके लिख लो आप। ओके, डन। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। हमने शुरुआत में एम्पियर्स लॉ देखा, सिंपल स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल फॉर्म का यूज करके उसे वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना है बस। ठीक है, उसके बाद में वो जो पार्ट था उसका स्टेटमेंट, उसका एक्सप्लेनेशन 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आ सकता है। इस तरह से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। उसके बाद में सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों की एक थीम में देखो,
दोनों के अंदर ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, एकदम सिंपल टॉपिक है। अच्छी तरह से एक बार समझ लो उसे, उसके बाद में एक दो बार अपने नोटबुक के ऊपर लिख कर निकाल लो, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करो। बुक बंद कर दो, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करो, मल्टीपल टाइम्स उसे लिखने की कोशिश करो। अगर नहीं, जब तक नहीं लिख पाते तब तक उसको प्रैक्टिस करना है। अगर उसको बिना देखे लिख सकते हो आप, तो एग्जाम के अंदर भी उसे अच्छी तरह से टैकल कर सकते हो। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।